अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिशन एमबीबीएस फॉर एंट्री टेस्ट लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन सबसे पहले हम इसके अंदर कंटेंट्स को देख लेते हैं। फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 20 टॉपिक नेम इज माइटोकॉन्ड्रिया। और आज के लेक्चर के अंदर जो कंटेंट हमने डिस्कस कर लेना है, डिस्कवरी एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और लास्ट में हम कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। डू यू नो, क्या आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ऑर्गेनेल्स एंड सेल्स, एंड व्हाट इज योर? Do mention in comment section, and why I choose or why I prefer mitochondria is one of my most favorite organelles and cells. जैसा कि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया is also known as power house of cell या एनर्जी हाउस या करेंसी। अगर आप लोग देख ले इस मॉडर्नाइजेशन के दौर में जितनी भी टॉप कंट्री है लाइक यूएसए और इसके साथ जो यूरोप कंट्री है, अगर कंपेयर कर ले एशिया के साथ, तो यूएसए या जो यूरोप कंट्रीज का जो मैशियत है वो क्या है, बनिस्बत ज़्यादा है एशिया से। इट मीन्स वहाँ पे जो करेंसी का वैल्यू है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान या एशिया कंट्री। और बदकिस्मती की बात ये भी है कि वहाँ पे जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो यहाँ पे जो मैशियत है वो और भी क्या होती है, नीचे की तरफ चली जाती है। सेम केस हियर इन माइटोकॉन्ड्रिया। जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगी वहाँ पे एनर्जी या एटीपी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कम होगी वहाँ पे एटीपी या एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी, कम होगी। तो ये था जस्ट जनरल स्टोरी रिलेटेड अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले हम समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड्स का मतलब क्या है। माइटो मीन्स, माइटोकॉन्ड्रिया का जो वर्ड है ये कहाँ से निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। और माइटो का मतलब क्या है, माइटो मीन थ्रीड, कॉन्ड्रिया मीन ग्रेनुलर। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या है, माइटो मीन थ्रीड एंड कॉन्ड्रिया मीन ग्रेनुलर। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है ये हमारे पास क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। अगर हम इसको सिंगुलर फॉर्म में प्रोनाउंसिएशन कर ले, सिंगुलर, तो इसको हम क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रियन। और प्लूरल फॉर्म में इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब इसका जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन है माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, पावर हाउस ऑफ सेल या एनर्जी हाउस या करेंसी। अगर माइटोकॉन्ड्रिया साइज के लिहाज से देख ले, किस चीज के साइज के लिहाज से अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देख ले, इसका जो लेंथ है वो है 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर, जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इस तरह अगर इसकी विड्थ को देख ले तो वो कितना है, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये था साइज के लिहाज से माइटोकॉन्ड्रिया। अब डिस्कवरी के लिहाज से अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देख ले तो 1850 में एक साइंटिस्ट था, 1850 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोलिकर। उसने फर्स्ट टाइम स्टडी किया था मसल सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोलिकर और उसने 1850 में स्टडी किया था मसल सेल्स के अंदर, जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में हम डिटेल से भी स्टडी कर लेंगे। फर्स्ट टाइम जब लाइट माइक्रोस्कोप या इस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के थ्रू ऑब्जर्व किया था तो इसका जो शेप था वो स्मॉल ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में अपीयर हुआ था। बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के थ्रू स्टडी किया तो इसका जो शक्ल था यानी रोड शेप्ड या वेसिकल के फॉर्म में अपीयर हुआ। तो ये था डिस्कवरी के लिहाज से माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, यानी नंबर, साइज या शेप्स को अगर देख ले माइटोकॉन्ड्रिया की, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड कर लेता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे।
फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। अब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल का मतलब ये है कि कुछ सेल इस तरह होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है, और कुछ सेल इस तरह होता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोडक्शन कम होती है। जिस तरह अगर हम बात करें मैक्सिमम जो मसल सेल होते हैं, मसल सेल, इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। और इसके अलावा अगर हम लीवर सेल की बात करें, लीवर सेल जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो लीवर सेल्स के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा है। अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम में जिस तरह ईयर सेल है, ईयर सेल या इस तरह कार्डियक सेल्स, कार्डियक सेल, या इस तरह अगर हम न्यूरॉन सेल्स की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया की बनिस्बत मसल सेल्स या लीवर सेल वो क्या है, कम है। तो ये था फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। अब सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल का मतलब क्या है, इसके अंदर खुद डीएनए प्रेजेंट है, यानी इसका खुद डीएनए है अपना, और इस तरह इसका अपना राइबोसोम्स है। इसके अलावा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात भी इंपॉर्टेंट है, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, एक माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा हमारे पास जो बुक्स में मेंशन है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट में, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से स्टडी कर लेंगे। तो ये तक कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया। और याद रखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कहाँ पे अकरेंस होता है, ये यूक्रियोट्स के अंदर होता है, वाइल एब्सेंट इन प्रोकैरियोट सेल, यानी ये यूक्रियोट्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इस तरह ये फंजाई यानी प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वाइल एब्सेंट इन प्रोकैरियोट सेल। तो ये तक कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है एक सेल्स, अब सेल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल है, जिस तरह ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है, इस तरह ये वैक्यूल है, ये प्लास्टिड है, इस तरह ये राइबोसोम्स है, और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को हमने उठा के यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में शो किया हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इनर मेम्ब्रेन है, इस तरह क्रिस्टिया है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, मैट्रिक्स है, पुरीन्स है, इन सारों को हम अब डिटेल से स्टडी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन को। माइटोकॉन्ड्रिया के जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम क्या कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। और इसके नेक्स्ट जो है वो है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इसके साथ जो फोल्ड की फॉर्म में है ये क्या है, कैरेस्टिया, कैरेस्टिया। और ये क्या है, जो रेड कलर की फॉर्म में शो किया हुआ ये है राइबोसोम्स, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या है, ये है मैट्रिक्स, और ये क्या है, F1, और इस तरह F0 पार्टिकल। इसके अलावा ये हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, डीएनए, सर्कुलर डीएनए है। अब एक एक चीज को हम डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया का है, यानी ये जो फर्स्ट वन मेम्ब्रेन है ये क्या है, स्मूथ लाइक, इसका जो स्ट्रक्चर है ये स्मूथ लाइक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन है यानी इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्ड की फॉर्म में है। अब ये नेक्स्ट जो मेम्ब्रेन है ये जो ग्रीन कलर से शो किया हुआ है ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन क्या है, फोल्डिंग की फॉर्म में है, फोल्डिंग की फॉर्म में है, ठीक है। इसके साथ जो फोल्ड हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है
ये क्या है, करेस्टी, करेस्टी। अब इसका फंक्शन क्या है, काम ये कर लेता है इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी इनर मेम्ब्रेन। फोल्डिंग का क्या काम है, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट वन मेंशन है राइबोसोम्स, और इस तरह डीएनए यानी जो सर्कुलर फॉर्म में है, ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। अब इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपना राइबोसोम्स होता है, इसके अलावा इसका अपना ही डीएनए होता है, यानी इसके अंदर अपना ही डीएनए होता है और इसके साथ साथ अपना ही राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स को देख ले तो राइबोसोम्स 70S वाला राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, 70S वाला। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में राइबोसोम्स के अंदर डिटेल से स्टडी किया था कि राइबोसोम्स 80S वाला भी है और 70S, लेकिन यहाँ पे जो राइबोसोम्स है वो कौन से वाला है, 70S वाला। और यहाँ पे जो राइबोसोम्स है वो क्या कर लेता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, अब स्ट्रक्चर में हमारे पास जो नेक्स्ट वन है वो क्या है, मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं इनर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। और इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसको कहते हैं एंटर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन स्पेस, यानी इसको आउटर कंपार्ट में भी कहते हैं। ओके, अब मैट्रिक्स जो है ये किस चीज के अंदर है, जो इनर मेम्ब्रेन लेयर है इसके अंदर जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, यानी इसको इनर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा अगर देख ले इसके अंदर F0 और F1 पार्टिकल भी है, F0 और F1 पार्टिकल, और इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को एटीपी सिंथेस, इसको क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेस, यानी इसके अंदर एटीपी की प्रोडक्शन होती है। एटीपी की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, F1 या F0 पार्टिकल के अंदर। जिस तरह यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि F1 और F0 पार्टिकल के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, F1 पार्टिकल जो है, F1 यानी ये वाला जिसके नोब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये नोब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, F1। और जो इनसाइड मेम्ब्रेन की तरफ क्या है, फोल्ड है, यानी ये जो थ्री लाइक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं F0 पार्टिकल। अब ये इनके दरमियान क्या है, डिफरेंसेस है। ओके, इसके अलावा स्ट्रक्चर के अंदर एक और वर्ड भी मेंशन है, पुरीन्स। ये क्या है, एक स्पेशल प्रोटीन है और इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन यानी मूवमेंट्स इसके थ्रू होता है। ओके, इसके अलावा जिस तरह हमने मैट्रिक्स की बात की तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, राइबोसोम्स होता है यानी प्रोटीन्स बनते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, और इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह मैट्रिक्स के अंदर होती है। तो ये तक कुछ स्ट्रक्चर के लिहाज से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। अब हम आते हैं उसकी फंक्शन की तरफ। फर्स्ट वन फंक्शन है वो क्या है, साइड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के अंदर यानी जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो कौन कर लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह अगर दूसरा फंक्शन इसकी देख ले, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ये इसका सेकंड फंक्शन है। और थर्ड वन ये क्या कर लेता है, कन्वर्ट एडीपी इनटू एटीपी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये किस तरह कर लेता है, जिस तरह यहाँ पे शो हुआ है, F1 पार्टिकल और इस तरह F0, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स, ठीक है, यानी एडीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में। और लास्ट वन जो है फोर्थ वन, एरोबिक रेस्पिरेशन और इस तरह कीमोस्मोसिस, इसके अंदर ये भी क्या है, इसका फंक्शन है।
तो ये था जनरल फंक्शन रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा जो फैक्ट्स है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, फर्स्ट वन जो फैक्ट्स है वो क्या है, जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, यानी इसका अपना डीएनए होता है और इस तरह राइबोसोम्स होता है। और ये जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम उठा लें, इस माइटोकॉन्ड्रिया, और यानी ये हमने क्या क्या सेल से बाहर कर दिया और इस माइटोकॉन्ड्रिया को हमने एक आर्टिफिशियल मीडियम में रख दिया। किस जगह पे? आर्टिफिशियल मीडियम में। तो ये यहाँ पे सरवाइव कर सकता है, सरवाइव, और इसके साथ साथ ये रिप्लिकेट भी कर सकता है। अब ये किस तरह कर सकता है? जिस तरह एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पहले क्या था, साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि ये क्या था, प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया था। अब एक बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया को क्या कर लेता है, एंगल्फ कर लेता है। लेट्स सपोज ये एक बैक्टीरिया था और ये दूसरा बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया ने इस बैक्टीरिया को क्या क्या, एंगल्फ कर दिया विदाउट डाइजेशन, विदाउट डाइजेशन, विदाउट डाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, यूक्रियोट्स। यानी जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा एवोल्यूशन के चैप्टर में कि प्रोकैरियोट से क्या बनता है, यूक्रियोट्स। अब ये वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया वो किस चीज के अंदर आ गया, यूक्रियोट्स के अंदर। और इसका एविडेंस क्या है, जिस तरह आपको पता है कि ये वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया है यूक्रियोट्स के अंदर, ये किस तरह इसके साथ रिजेंबल कर लेता है, यानी बैक्टीरिया के साथ। हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में, इसका जो स्वेटबर्ग होता है यानी राइबोसोम्स का, वो भी 70S होता है। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो एनिमल्स के अंदर होता है यानी यूक्रियोट्स के अंदर, वो भी 70S होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, बाइनरी फ्यूजन। और इस तरह ये भी बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। और इस तरह इसके अंदर प्लाज्मेट होता है और इस तरह बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, प्लाज्मेट। तो ये था इसकी बेसिक एविडेंस। ओके, नेक्स्ट वन जो फैक्ट हमारे पास है वो है इनहेरिटेड, इनहेरिटेड फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। अब जिस तरह आपको पता है कि लाइफ का जो स्टार्ट है वो किस चीज़ से है, जाइगोट से, जो कि हमारे पास प्राइमरी सेल से। किस तरह है, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एग सेल है। अब एग सेल के अंदर न्यूक्लियस और इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है और इसके साथ साथ स्पर्म। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, स्पर्म का। अब ये स्पर्म्स का हेड है, ये इसका नेक रीजन है और ये इसका टेल है। अब जिस तरह आपको पता है कि ये स्पर्म्स का जो हेड है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी नेक रीजन में होता है। अब स्पर्म क्या कर लेता है, स्पर्म्स इंजेक्ट होता है किस चीज में, एग में। अब ये स्पर्म जाके एग्स में क्या होता है, इंजेक्ट होता है, यानी इसका जो न्यूक्लियस होता है उसको इंजेक्ट कर लेता है और इसके रिजल्ट में जाइगोट बन जाता है। तो यहां से हमें पता चला, जिस तरह हमने फिक्स में पढ़ा कि इनहेरिटेड फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, यानी एग से क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो स्पर्म वाला माइटोकॉन्ड्रिया था वो कहाँ पे रह गया, नेक्स्ट के रीजन में। यानी इसने स्पर्म ने क्या किया, स्पर्म ने जस्ट हेड्स को इंजेक्ट किया किस चीज में, एग की सेल्स में। तो यहाँ से हमें पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया है, इनहेरिटेड फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो ये था हमारे पास सेकंड फैक्ट। अच्छा, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों ने याद कर लेना है। यहाँ पे क्रोमोसोमल, यहाँ पे क्रोमोसोमल कंजर्वेशन, कंजर्वेशन हो गया। ये किस तरह हो गया, जिस तरह आपको पता है कि एग्स के अंदर
यानी ये क्या है, हैप्लॉइड सेल है। और इस तरह ये जो स्पर्म है ये भी क्या है, हैप्लॉइड है, यानी इसके अंदर 23 क्रोमोसोम और इस तरह इसके अंदर 23 क्रोमोसोम। अब ये जो दोनों आपस में मिल गए यानी फर्टिलाइजेशन के थ्रू, तो इसके रिजल्ट में कितने क्रोमोसोम्स बन गए, 46। तो ये क्या हो गया, क्रोमोसोमल कंजर्वेशन। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और क्वेश्चन क्या है, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या ज़ायगोट बन गया। अब इस ज़ायगोट के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है और इस तरह ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेट्स सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो अब इस ज़ायगोट्स का क्या बनेगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट के सेक्शन में दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, किस तरह एमसीक्यूज पॉसिबल है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया से जनरल इंफॉर्मेशन में आप लोगों से इस तरह एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि साइज के लिहाज से माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेंथ है वो कितना है। तो आप लोगों को ये आनी चाहिए कि 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर क्या है इसका लेंथ है। इस तरह अगर वेट के लिहाज से पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का वेट कितना है, तो वो हमारे पास कितना है, 7 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर। नेक्स्ट वन डिस्कवरी के बारे में भी पूछ सकता है। डिस्कवरी कहाँ, इसका जो डिस्कवरी डेट है वो क्या है, 1850। और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोलिकर, और इसने फर्स्ट टाइम किस चीज़ में, मसल सेल्स के अंदर इसको क्या कर लिया था, ऑब्जर्व किया था यानी स्टडी किया था। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। अब सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली यानी इसका अपना ही डीएनए होता है और अपना ही राइबोसोम्स होता है, जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर इस तरह पूछा जाए कि हमारे पास इसके अलावा ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, तो वो है क्लोरोप्लास्ट। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन डैश, मसल सेल्स, एयर सेल्स, कार्डियक सेल या न्यूरॉन सेल। तो आप लोगों को ये आनी चाहिए कि सर जो मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया है वो है मसल सेल्स के अंदर मौजूद होता है। इस तरह पर नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो लीवर सेल, और जो सबसे मिनिमम होता है वो एयर सेल्स के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रक्चर्स के अंदर आप लोगों से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। किस तरह पूछ सकते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका जो शेप है वो क्या है, स्मूथ लाइक है। इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग की फॉर्म में है, ठीक है। और जो फोल्डिंग है वो इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है, क्रेस्टी, ठीक है। यानी जो फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्रेस्टी। इसके अलावा क्रेस्टी का फंक्शन क्या है, ये इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन नॉट आउटर मेम्ब्रेन। यानी जो इनर मेम्ब्रेन है इसको क्या कर लेता है, इसका जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर लेता है। और उसके अलावा सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल वो हमने डिस्कस किया। मैट्रिक्स के बारे में पूछ सकता है, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होता है, इस तरह कोएंजाइम हो सकता है, ऑर्गेनिक्स होता है, वो चीज़ें जो मेटाबॉलिक्स फंक्शन के लिए ज़रूरत है वो सब के सब इसके अंदर होते हैं यानी मैट्रिक्स के अंदर। और ये हमारे पास इनर कंपार्टमेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा इसका जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, और इसके अंदर स्पेशल प्रोटीन होते हैं यानी प्यूरिन। और इसका फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन कर लेता है यानी मूवमेंट, इसके थ्रू क्या होता है, मूवमेंट्स होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर। अच्छा, इसके अलावा ये दो फैक्ट्स थे वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये था जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया। और याद रखो हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किस चीज़ में एब्सेंट होता है, मैच्योर जो आरबीसी होती है, मैच्योर आरबीसी। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है, मैच्योर आरबीसी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। ओके डियर स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट एमसीक्यूज गिवन है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज डैश, सिंगल स्ट्रैंड लीनियर डीएनए, डबल स्ट्रैंड लीनियर डीएनए, ऑप्शन नंबर सी, सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए, ऑप्शन नंबर डी, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। जिस तरह हमने लेक्चर में डिटेल से स्टडी किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सर्कुलर, जस्ट लाइक दिस। ये क्या है, सर्कुलर, यानी डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ जो नेक्स्ट वन एमसीक्यू से फ्रॉम मैट्रिक्स वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम्स, ऑप्शन नंबर बी आरएनए, ऑप्शन नंबर सी डीएनए, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस।
जो कि आप लोगों ने इसका आंसर देना है बहुत ईजीएस्ट है। अगर आप लोग नहीं दे सके तो फिर मैं आप लोगों को कमेंट्स के सेक्शन में आंसर दे दूंगा। ओके, जो नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया वो ये है कि इनर मेम्ब्रेन हैज डैश। ऑप्शन नंबर 1 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी BC1 कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दिस। और ये सारे के सारे ऑप्शन रिलेटेड है किस चीज़ के साथ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ, जो हमने लेक्चर में डिटेल से स्टडी किया था। और ये जितनी भी कंपोनेंट, ये किस चीज़ के कंपोनेंट है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि आप लोगों ने बायो एनर्जेटिक में पढ़ा होगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया से एक एमसीक्यू इस तरह भी पॉसिबल है फंक्शन के लिहाज से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन यानी एनक्रेफ्ट साइकिल, ऑप्शन नंबर बी फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन नंबर सी कन्वर्ट एडीपी इनटू एटीपी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इस तरह जो डी ऑप्शन है ग्लाइकोलिसिस एंड एसोसिएटेड एटीपी प्रोडक्शन। तो जिस तरह हमने लेक्चर के अंदर डिटेल से स्टडी किया था कि साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन भी करता है, इस तरह फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी कर लेता है। ऑप्शन सी कन्वर्ट एडीपी इनटू एडीपी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी हमने स्टडी किया था स्ट्रक्चर के अंदर। और जो डी वाला ऑप्शन है ये क्या है? इसका फंक्शन नहीं है, यानी ग्लाइकोलिसिस एंड एसोसिएटेड ऑफ एटीपी प्रोडक्शन ये नहीं कर लेता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी नॉट एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तक कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया से।